हेलो एवरीवन। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस लास्ट तक आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा और कमेंट में मेंशन करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही थे। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी डिड द आइडियलिस्टिक व्यू टेक प्लेस? आदर्शवादी दृष्टिकोण का विचार किस शताब्दी में हुआ था? ए 16th सेंचुरी, बी 17th सेंचुरी, सी 18th सेंचुरी, डी 19th सेंचुरी। इसका सही आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज क्या करिए और अपने आंसर्स लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। आइडियलिस्टिक व्यू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किस सेंचुरी में आया? आपको यहाँ पर बताना है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 18th सेंचुरी में आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, हु हैज ट्राइड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल बार्गेनिंग एंड रेशनल बार्गेनिंग? सरल सौदेबाजी और युक्तिमूलक सौदेबाजी में भेद करने का किसने प्रयत्न किया है? ए पी चंद्रा ने, बी कार्ल ड्यूस ने, सी ओरान यंग, डी जे.डब्ल्यू. बर्टन। इसका सही आंसर क्या होगा? बार्गेनिंग थ्योरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या थी, इसमें क्या बताया गया है, ये आपको पढ़ना है और जिन्होंने पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं। इनमें से किस थिंकर ने डिफरेंशिएट किया बार्गेनिंग को एक सिंपल बार्गेनिंग के तौर पर और एक रेशनल बार्गेनिंग के तौर पर? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ओरान यंग ने डिफरेंशिएट किया है एक सिंपल बार्गेनिंग और एक रेशनल बार्गेनिंग अपनी बुक में पॉलिटिक्स ऑफ फोर्स बार्गेनिंग इन इंटरनेशनल क्राइसिस, इनकी किताब का नाम था और इसी किताब में इन्होंने इस डिफरेंस को मेंशन किया है। सरल सौदेबाजी में इन्होंने रखा कि इसमें जनरल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कुछ ले दे करके एग्रीमेंट हो जाता है, समझौते हो जाते हैं नेशंस के बीच में। और युक्तिमूलक सौदेबाजी में इन्होंने रखा कि जिसमें डिप्लोमेसी पावर का इस्तेमाल दो नेशंस करते हैं और उसके थ्रू ही बातचीत होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट अप्रोच डज नॉन इंटरवेंशनिज्म कैपिटलिज्म सपोर्ट मार्केट बेस्ड इकोनॉमी प्राइवेटाइजेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स? हस्तक्षेपवाद, पूंजीवाद, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, निजीकरण और व्यापारिक समझौते का समर्थन कौन सा उपागम करता है? ए प्लुरलिस्ट बहुलवादी, बी आइडियलिस्टिक आदर्शवादी, सी मॉडरेट उदारवादी या फिर डी नियो लिबरलिज्म नव उदारवाद? सारे अप्रोचेस आपको पढ़ने हैं, ये चारों ही पढ़ने हैं, बहुलवाद भी, आदर्शवाद भी और उदारवाद भी और नव उदारवाद भी। आप बताइए कि ये पर्टिकुलर चीज किस अप्रोच में की गई है, इसका समर्थन किस अप्रोच ने किया है? उपागम देखिए थोड़ा सा टफ लगता है जब हम उसे पढ़े नहीं होते तब, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर डिफरेंस हर अप्रोच में दिखेगा और अप्रोचेस को आप ज़रूर पढ़िएगा और एक कॉम्परेटिव की स्टडी भी करिएगा कि इस अप्रोच में और इस अप्रोच में क्या अंतर है, तो आप अच्छे से एक पर्टिकुलर अप्रोच को समझ पाएंगे। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नियो लिबरलिज्म नव उदारवाद। देखिए, अगर इस अप्रोच की परिभाषा ही इस तौर पर दी जाती है कि ये हस्तक्षेपवाद का समर्थन करता है, पूंजीवाद बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, निजीकरण का और व्यापारिक समझौते का समर्थन करता है।
बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच इंटरनेशनल पीस कैन नॉट बी परमानेंट इन द एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड स्टेट एंड वर्ल्ड स्टेट कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड इन द प्रेजेंट मोरल, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड। किसके अनुसार विश्व राज्य के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय शांति अस्थायी नहीं हो सकती तथा विश्व की वर्तमान नैतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में विश्व राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। ए ओर्गान्स्की, बी मैक्स हूपर, सी गुंडर फ्रांक, डी मॉर्गनथाउ। इस तरह के स्टेटमेंट हर यूनिट से आप देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको कहीं पर इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिख जाए या इम्पॉर्टेंट बुक्स, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप उन्हें अपनी नोट्स में मेंशन करते जाइए। अब ऐसा नहीं है कि ये एक महीने में बैठे और सारा एक बार और सारा स्टेटमेंट आप लिख लिए। डेली लिखेंगे तो आपकी खुद की एक नोट्स इससे तैयार हो जाएगी। तो आपको वेरियस जगह जा कर के देखना नहीं पड़ेगा कि स्टेटमेंट्स कहाँ पर मिल जाएं या बुक कहाँ पर मिल जाएं कि जहाँ पर राइटर और बुक्स दिए हों। खुद की नोट्स आपकी इस तरह प्रिपेयर हो जाएगी अगर आप डेली लिखेंगे स्टेटमेंट और बुक्स को। देखिए ये स्टेटमेंट है ऑप्शन डी, मॉर्गनथाउ की। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इनकी ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इज एक्टिव इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। निम्नलिखित में से कौन से अंतरराष्ट्रीय संगठन विश्व राजनीति में सक्रिय हैं। फर्स्ट है देखिए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, बहुराष्ट्रीय निगम, एमएनसीज की बात हो रही है। दूसरा है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। तीसरा है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर सरकारी संगठन। फोर्थ है इंटरनेशनल एनजीओस, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। फिफ्थ है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, धार्मिक संगठन। अब आप बताइए कि इनमें से कौन से ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पूरी तरह से एक्टिव हैं। ए है फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, बी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सी है फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, डी है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये पांचों ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व राजनीति में सक्रिय हैं। और साथ में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी आप इंक्लूड करिए, वो भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक्टिव है पूरी तरह से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल डज द सेंटर सरकमफ्रेंस मॉडल यूज। केंद्र परिधि प्रतिमान का प्रयोग कौन सा सिद्धांत करता है? ए फंक्शनलिज्म थ्योरी, कार्यात्मकवाद सिद्धांत, बी डेटरेंस थ्योरी प्रिंसिपल, निवारकता सिद्धांत, सी है डिपेंडेंसी थ्योरी, निर्भरता सिद्धांत, डी है डिसिसिव थ्योरी, निर्णय परक सिद्धांत। बताइए, इस पर मैंने प्रीवियसली भी क्वेश्चन कराया हुआ है। तो अगर आपने प्रीवियस इंटरनेशनल रिलेशंस के सारी क्विज़ेस लगा ली होंगी तब आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं। या आपने पढ़ रखा हो ये पर्टिकुलर सारे प्रिंसिपल्स को आपने पढ़ा हो, फंक्शनलिज्म थ्योरी भी है, डिटरेंस प्रिंसिपल भी है, डिपेंडेंसी थ्योरी भी है और डिसिसिव थ्योरी भी है। बताइए कि किस थ्योरी में सेंटर सरकमफ्रेंस मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी में से देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिपेंडेंसी थ्योरी। निर्भरता सिद्धांत इस्तेमाल करता है केंद्र परिधि प्रतिमान का एक्सप्लेन करने के लिए वर्ल्ड सिस्टम को। इसमें केंद्र में, सेंटर में रखता है डेवलप्ड कंट्रीज को जो विकसित देश हैं, और परिधि सरकमफ्रेंस में डेवलपिंग नेशंस को रखता है।
जिसमें कि ये एक्सप्लेन करता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको बहुत प्रॉफिट हो रहा है इस सिस्टम से। वे रॉ मटेरियल्स लेती हैं डेवलपिंग नेशन से और अपनी इकोनॉमिक प्रॉफिट वो लगातार बनाते चले जा रहे हैं। और डेवलपिंग नेशंस इसी सेंटर सरकमफ्रेंस की वजह से ही एक तरह से बिल्कुल डिपेंड हो जा रही हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की इकोनॉमी पर। यही डिपेंडेंसी थ्योरी बताती है। मैंने आपको बहुत ब्रीफ में बताया है, आप डिटेल में इसे पढ़ लीजिएगा। और गुंटर फ्रैंक और वालरस्टीन इस थ्योरी से जुड़े हुए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन द 1961 बेलग्रेड समिट। 1961 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी थी? A 23, B 22, C 25, D 27। 23 थी, 22, 25 या 27। बेलग्रेड समिट किससे कनेक्टेड है ये आपको पता होगा ऑलरेडी। अब आप बताइए कि समिट में कितने नेशंस आए थे। नाम से ये कनेक्ट है, मैं आपको बता दूं, अगर थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा। अब आप बताइए कि कितने नेशंस इस समिट में थे। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 25 नेशंस ने बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था। अफगानिस्तान था, अल्जीरिया था, यमन था, म्यांमार था, कंबोडिया, श्रीलंका, हमारा इंडिया, इजिप्ट, क्यूबा, इंडोनेशिया, नेपाल, इराक एक्सेट्रा। टोटल 25 नेशंस ने पार्ट लिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 8th क्वेश्चन है, व्हेन डिड यूनाइटेड नेशंस डिसआर्मामेंट कमीशन एस्टैब्लिश्ड। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब की? A 1945 में, B 1947 में, C 1954 में, D 1952 में। देखिए अगर आपको दोनों लैंग्वेज आती हैं, इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी आती है, तो अगर आपको कहीं पर कोई वर्ड में प्रॉब्लम हुआ करे तो आप उसे दूसरी भाषा में पढ़ लिया करिए। उस तरह थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाता है। अगर आपको एक पर्टिकुलर नहीं आ रहा है एक लैंग्वेज में तो आप दूसरी लैंग्वेज प्रेफर कर लिया करिए अगर आपको समझ में आती है तो। अब बताइए कि यूनाइटेड नेशंस डिसआर्मामेंट कमीशन कब एस्टैब्लिश हुआ था? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1952 को, 1952 को। और देखिए यूएनडीसी भी इसे बोलते हैं, शॉर्ट नेम है इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट कमीशन का। 1952 को जनरल असेंबली द्वारा ये कमीशन बना था और इस कमीशन को सिक्योरिटी काउंसिल के नियंत्रण में कार्य करने के लिए रखा गया। सुरक्षा परिषद के अंदर की ये नियंत्रण में काम करेगा और ये डील करता है इशूज से डिसआर्मामेंट रिलेटेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है, हु रोट द एसे ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर? ए रिचर्ड कैप्डन, बी जॉर्ज स्क्वर्जबर्गर, सी डेविड ह्यूम, डी पामर एंड पर्किंस। बताइए ये एसे किसने लिखा है ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डेविड ह्यूम ने ये एसे लिखा है और इस एसे में इन्होंने बैलेंस ऑफ पावर को अ प्रिवेलिंग नोशन ऑफ एंशिएंट टाइम्स कहा है। मतलब कि प्रचलित धारणा बहुत पुराने समय से चली आ रही है शक्ति संतुलन की। यही बात डेविड ह्यूम ने इस अपने एसे में लिखी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिवाइसेस फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ पावर? शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए कौन से उपकरण हैं? नीचे दिया गया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड के तौर पर कंपनसेशन नुकसान भरपाई, सेकेंड है बफर स्टेट बफर राज्य, थर्ड है डिवाइड एंड रूल विभाजित और नियम, और ABCD के तौर पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ओनली फर्स्ट सही है या सेकेंड एंड थर्ड सही है या फर्स्ट एंड थर्ड सही है या फर्स्ट सेकेंड एंड
थर्ड सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर डिवाइड एंड रूल का मतलब ये विभाजित और नियम के तौर पर तो नहीं ले सकते हम। आप समझ सकते हैं कि डिवाइड एंड रूल का क्या मतलब होता है। पहले बांटो और उसके बाद उस पर शासन करो। बताना है आपको डिवाइसेस, इनमें से बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी हैं। केवल फर्स्ट है, सेकेंड एंड थर्ड है, या फर्स्ट एंड थर्ड है, या फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड है। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये सारे ही तरीके शक्ति संतुलन स्थापित करने के हैं। इनके थ्रू पावर का बैलेंस हो जाता है। एक कंपनसेशन से हो जाता है, क्षतिपूर्ति, और दूसरा बफर स्टेट से भी, मध्यवर्ती राज्य, और डिवाइड एंड रूल विभाजन तथा शासन होगा, नियम नहीं होगा, और होता है शस्त्रीकरण से भी, आर्मामेंट से भी बैलेंस ऑफ पावर एस्टेब्लिश होता है, और मैत्री संधियों से भी, अलायंस एंड काउंटर अलायंस के थ्रू भी बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ इंपेरियलिज्म। निम्नलिखित में से साम्राज्यवाद के लक्ष्य कौन से हैं? फर्स्ट, वर्ल्ड एम्पायर, विश्व साम्राज्य। सेकेंड है मिलिट्री एम्पायर, सैनिक साम्राज्य, और थर्ड है इकोनॉमिक एम्पायर, आर्थिक साम्राज्य। फोर्थ है कॉन्टिनेंटल एम्पायर, महाद्वीपीय साम्राज्य। कोड्स दिए गए हैं ABCD। आपको बताना है कि केवल फर्स्ट है गोल इंपेरियलिज्म का, या फिर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों हैं, या सेकेंड एंड थर्ड है, या फिर फर्स्ट एंड फोर्थ है। साम्राज्यवाद के गोल्स, इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छे से क्वेश्चन को आप पढ़ लिया करिए। देखिए, इसमें इंपेरियलिज्म का जो गोल है वो है विश्व साम्राज्य, साम्राज्यवाद काम करता है, और दूसरा कॉन्टिनेंटल एम्पायर, महाद्वीपीय साम्राज्य के लिए भी साम्राज्यवाद के ये लक्ष्य होते हैं, एक विश्व साम्राज्य, एक महाद्वीपीय साम्राज्य, और तीसरा है स्थानीय साम्राज्यवाद, जिसमें कि लोकल प्रेसिडेंस आता है। और विश्व साम्राज्य में हम क्या इंक्लूड करेंगे? जिसमें कि एक पावरफुल नेशन वर्ल्ड पर आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल एम्पायर, महाद्वीपीय साम्राज्य में आएगा, एक निश्चित सीमा प्रदेश में अपने राष्ट्र की शक्ति को स्ट्रांग करना, और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि स्थानीय साम्राज्यवाद, एक निश्चित क्षेत्र में। और देखिए, मिलिट्री एम्पायर और इकोनॉमिक एम्पायर जो दिया गया है, ये गोल्स नहीं है इंपेरियलिज्म के, ये मेथड्स हैं इंपेरियलिज्म के, ये तरीके हो सकते हैं साम्राज्यवाद को बढ़ाने के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ साम्राज्यवाद के लक्ष्य होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इस पर प्रीवियस में बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मॉर्गनथाउ 6 प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म। मॉर्गनथाउ ने 6 सिद्धांत दिए हैं यथार्थवाद के, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक उनमें नहीं शामिल है। ए, देयर इज नो डेफिनेट नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित नहीं होता है। बी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कॉन्सेंस पॉलिटिक्स, विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य। सी, ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति क्षेत्र की स्वायत्ता। डी, प्रमोटिंग इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन, अंतर्राष्ट्रीय लोकमत को बढ़ावा देना। बताइए कि कौन सा एक 6 प्रिंसिपल जो मॉर्गनथाउ जी ने दिए हैं उनमें से इनमें से शामिल नहीं है। जब आपको पूरे 6 प्रिंसिपल्स पता होंगे तभी आप इसका आंसर सही कर पाएंगे। और देखिए, मॉर्गनथाउ के 6 प्रिंसिपल आप ज़रूर पढ़िएगा अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो। डिटेल में बहुत जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ उनकी हेडिंग पढ़ लेते हैं कि हाँ 6 प्रिंसिपल मॉर्गनथाउ ने क्या क्या दिए हैं, तो इस तरह भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जहाँ पर आपको सिर्फ बताना होता है कि इनमें से कौन कौन से प्रिंसिपल मॉर्गनथाउ ने दिए हैं। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, आप डिटेल में भी बिल्कुल पढ़िए।
इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। प्रमोटिंग इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन, अंतर्राष्ट्रीय लोकमत को बढ़ावा देने की बात कहीं पर भी मॉर्गनथाउ ने अपने 6 सिद्धांतों में नहीं की है। तो यानी कि जो ये तीनों दिए हुए हैं ये तो सही है। राजनीति क्षेत्र स्वायत्तता की बात भी इन्होंने की है, विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य की बात भी की है, और राजनीति राष्ट्र हित का कोई निश्चित नहीं होता, ये भी इन्होंने बात की है। और 3 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? एक है कि राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्यों से पृथक मानना, और है कि राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में डिफाइन किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि पावर पॉलिटिक्स को मॉर्गनथाउ ने बहुत सपोर्ट किया है। और लास्ट है, राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति में होती है। इस तरह ये 6 प्रिंसिपल्स मॉर्गनथाउ जी ने दिए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, बुक्स और ऑथर। द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, द स्टडी ऑफ वॉर, सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल रिलेशंस, यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होगा। और डी है आर्ट ऑफ वॉर। आप बताइए कि कौन से ऑथर की कौन सी किताब है? क्विंसी राइट है, नेट डब्ल्यू थॉम्सन है, मार्टिन कापलन है और सुंजू है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ऑप्शन देख लीजिए और इनको मैच कराइए कि कौन सी बुक किस ऑथर की है। देखिए, द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये किताब किसकी है? इन चारों ऑथर में से देखिए, ये किताब है नेट डब्ल्यू थॉम्सन की। फिर है द स्टडी ऑफ वॉर, ये बुक है क्विंसी राइट की, 1942 में पब्लिश हुई है, 1942 में। फिर है सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये मार्टिन कापलन की किताब है, 1957 में पब्लिश हुई है। और लास्ट है आर्ट ऑफ वॉर, एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, तो इसका आंसर है सुंजू। और ये किताब 5th सेंचुरी BC के आसपास पब्लिश हुई है। तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, सी का थर्ड है और डी का फोर्थ है। यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी सेकंड ऑप्शन लगाया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर न्यूक्लियर फ्री सी लेवल ट्रीटी? कौन सा कथन न्यूक्लियर मुक्त समुद्र तल संधि के लिए सही है? 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि न्यूक्लियर फ्री सी लेवल ट्रीटी के लिए कौन से स्टेटमेंट सही हैं। फर्स्ट है, दिस ट्रीटी वाज साइंड ऑन 11 फरवरी 1972, या संधि 11 फरवरी 1972 को हस्ताक्षर की गई थी। दूसरा है, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी न्यूक्लियर वेपन्स एंड अदर न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ टेरिबल डिस्ट्रक्शन विल नॉट बी इंक्रीज्ड एक्सेप्ट द एरिया ऑफ 19 किलोमीटर ऑफ टर्शियल सी इन ईच कंट्री। इस संधि के अनुसार प्रत्येक देश के प्रादेशिक समुद्र के 19 किलोमीटर का क्षेत्र छोड़कर समुद्र तल और महासमुद्र तल पर न्यूक्लियर अस्त्र और भयानक विनाश के अन्य परमाणु अस्त्र नहीं बढ़ाए जाएंगे। केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या केवल सेकंड सही है या दोनों सही हैं या फिर एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है? अब आप इस क्वेश्चन को तभी से कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि न्यूक्लियर फ्री सी बेड ट्रीटी क्या थी, कब साइन हुई है। 2 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं कि ये साइन कब हुई थी और दूसरा है कि इसमें था क्या। अब आप बताइए कि सही आंसर इसका क्या होगा। ये ट्रीटी कब साइन हुई है? देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट, दिस ट्रीटी वाज साइंड ऑन 11 फरवरी 1972। ये देखिए स्टेटमेंट गलत है। ये जो संधि है ये 11 फरवरी को साइन हुई है, ये बात है, और लेकिन ईयर गलत है, 1971 को साइन हुई है, 1971 में। लेकिन जो प्रभावी हुई है, ये इफेक्टिव हुई है 1972 से, पर यहाँ पर आपसे साइंड पूछ रहा था, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट देखिए बिल्कुल सही है। ये ट्रीटी प्रोहिबिट करती है एम्प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऑन सी बेड एंड ओशन फ्लोर बियॉन्ड द 12 माइल्स कोस्टल जोन।
यानी कि इस संधि में प्रत्येक देश के प्रादेशिक समुद्र के 19 किलोमीटर का क्षेत्र छोड़कर समुद्र तल और महासमुद्र तल पर न्यूक्लियर अस्त्र और भयानक विनाश के अन्य परमाणु अस्त्र नहीं बढ़ाए जाएंगे, ये इस संधि में व्यवस्था की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द न्यूक्लियर फ्री सी लेवल ट्रीटी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15th क्वेश्चन है, Which of the following statements is incorrect for the idealistic view? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आदर्शवादी दृष्टिकोण के लिए गलत है? A. The nation must follow ethical principles in its international practice. राष्ट्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए। B. World government should be established. विश्व सरकार की स्थापना करी जाए। C. Traditional power should be adopted on the basis of politics. परंपरागत शक्ति राजनीति को आधार बनाकर अपनाया जाए। D. To develop international justice. अंतर्राष्ट्रीय न्याय का विकास करना है। आदर्शवादी अप्रोच के लिए बताना है कि कौन सा एक कथन इनमें से गलत है जिसका समर्थन आदर्शवादी नहीं करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छे से आप सारे ऑप्शन पढ़ लिया करिए वीडियो को पॉज करके। देखिए, स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही है। आदर्शवादी दृष्टिकोण एथिकल प्रिंसिपल को बढ़ावा देता है इंटरनेशनल प्रैक्टिस में। और दूसरा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट शुड बी एस्टैब्लिश, इसका भी समर्थन करता है। और फोर्थ है टू डेवलप इंटरनेशनल जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्याय का विकास करना है, ये भी आइडियलिस्टिक व्यू इसे समर्थन देता है। लेकिन ऑप्शन सी गलत है, ये ट्रेडिशनल पावर को अडॉप्ट करने की बात नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट अबाउट द आइडियलिस्टिक व्यू इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। करेक्ट। देखिए, आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिएगा और कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही हुए हैं। और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप उसे भी कमेंट मेंशन करिए कि आपको कहाँ पर किस क्वेश्चन में क्या डाउट है। और इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए। मोस्टली यूनिट से क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। अगर आपने नहीं उनको सॉल्व किए हैं, नहीं लगाए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर लगाइए। और अगर आपको एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज चाहिए पॉलिटिकल साइंस के लिए, उसका कॉस्ट 150 है। नंबर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको 5 टेस्ट सीरीज 500 MCQs मिल जाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। सब्सक्राइब के बटन के बगल बेल आइकन दिया होगा, उसे आप प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।